नमस्कार, मेरा नाम रवीश तिवारी है और आप एसआर प्राइम न्यूज़ देखना शुरू कर दिए हैं। धनबाद बार एसोसिएशन का चुनाव का बिगुल बज चुका है। ऐसे में सैकड़ों प्रत्याशी ने अपना नामांकन किया है और हमारे साथ 2 टर्म के धनबाद बार एसोसिएशन के अध्यक्ष जीत चुके हैं अमरेंद्र सहाय जी उपस्थित हैं। आइए इनसे जानते हैं कि इनके 2 साल के कार्यकाल में इनकी क्या उपलब्धि रही है। तो सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। 2 टर्म लगातार आपने धनबाद बार एसोसिएशन का आपने चुनाव जीता। तो इन 2 सालों में आपने क्या-क्या उपलब्धि ऐसा की है जो कभी नहीं हुआ था और आपके चुनाव जीत कर आने से आपने वो काम कर दिखाया? सबसे तो है कि जो 2021-23 का टर्म था, 21-23 के टर्म में मैं जब आया जीत करके, तो सबसे पहले अधिवक्ताओं के बैठने का उसको मैंने प्राइम अपना टास्क में लिया और पूरी कमेटी और पूरे बार मैं आज भी उन लोगों का शुक्रगुजार हूँ जो मेरे एक अनुरोध पर उस पुराने भवन में बैठने वाले जितने अधिवक्ता थे सभी लोगों ने एक साथ खाली कर दिया। और फिर वो जो निर्माण कार्य स्टार्ट हुआ जो अनवरत आज तक भी चल ही रहा है, जो देखा जा सकता है। इसके साथ ही आप मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी का जो परिसर है वहाँ पर प्लास्टिक झुग्गी झोपड़ी के तरह बना हुआ था, वो सारा का सारा हट करके शेड से लग गया और वो पूरा शेड देख करके आपको शायद कहीं प्लास्टिक और झुग्गी झोपड़ी नजर नहीं आएगा। दूसरा हमारा अनुमंडल कार्यालय के तरफ था, वो काफी दिनों से मांग वहां पर बैठने वाले सभी अधिवक्ताओं का था और ये लग रहा था कि जरूरत है भी। वो पूरा का पूरा इस बार भी शेड वहां हो गया, आच्छादित हुआ और लोगों ने काफी हर्षोल्लास के साथ सुंदरकांड का पाठ करवाया। हम लोगों ने देखा वहां पर। वहां पर जो 5 माला जो बिल्डिंग खड़ा है उस पे आप देख रहे होंगे कि लिफ्ट का कितने लोगों के दिमाग में था कि लिफ्ट भी लगेगा धनबाद बार में, ऊपर नीचे करेगा। लिफ्ट आज चल रहा है। कैंटीन, एक सुसज्जित कैंटीन, साफ सुथरा कैंटीन लगा है। जो सबसे ज्यादा जरूरत होता है शौचालय, तो नीचे जो पूर्ववत है उसमें सिर्फ थोड़ा साफ सफाई का बात है और हम लोगों ने हर फ्लोर पे इसका प्रोविजन रखा, हर फ्लोर पे नीचे से ऊपर तक। फर्स्ट फ्लोर पे तो वो प्रारंभ हो गया है, सेकंड थर्ड हर फ्लोर पे जो है सो वो शौचालय महिला के लिए अलग, पुरुष के लिए अलग, लिटिगेंट्स के लिए नीचे है। लिटिगेंट्स भी आएंगे क्योंकि उनका कोर्ट में आएंगे तो ये जो एक कॉल ऑफ नेचर जो है इसको कोई रोक नहीं सकता, उनको लिए वहां पर भी बनाया हुआ है। अभी चुनाव कमेटी के अंतर्गत ये अवधि आता है तो हम लोगों ने वो कार्यकाल तो उनका अभी हाथ में जब तक चुनाव नहीं हो जाता है, हम लोग तो अभी कार्यकारी के रूप में काम कर रहे हैं, जैसे तनख्वाह देना और ये करना। लेकिन निर्माण कार्य अनवरत चल रहा है और आज बैठने का कोई, मेरे ख्याल से इस पूरे परिसर को आप घूम के देखेंगे, आप लोग भी धनबाद से ही हैं, धनबाद को देखे होंगे, इस धनबाद कोर्ट परिसर को कैसे लोगों ने कर रखा था। क्योंकि जब झोपड़ी बनाने के लिए पैसा दिया जाता था, ये उनका विकास का सोच था कि भाई झोपड़ी आपको बनाना है तो आप ही ले लीजिए, आप बना लीजिएगा, फिर अंदर का बात वो सब हम नहीं बोल लेंगे। तो उस तरीके से होता था। आज जब से हम आए 2021 के बाद से, जब से ये बना है, सीजीएम कोर्ट में ना एक नया पैसा किसी को प्लास्टिक के लिए देना पड़ा, ना वो चटाई खरीद करके झुग्गी बनाने के लिए देना पड़ा, ना कोई मांगने आए, क्योंकि उसकी जरूरत आवश्यकता ही नहीं है। एक आरोप आपको लगता है कि आपने समय पे चुनाव नहीं करा पाया, इसकी क्या मुख्य वजह है? ये बिल्कुल गलत आरोप है। ये लोग जो भी आरोप लगा रहे हैं, मेरा 10 जून तक का समय कालावधि था
हम्म, 10 जून तक रहने के कारण इन लोगों के जुलाई के ही अंतिम महीने में हम्म, सुप्रीम कोर्ट में स्टेट बार काउंसिल का मुकदमा का डेट तय था, हम्म, जो 30 तारीख की से 1 तारीख हुआ था हम्म, अगस्त, और 1 अगस्त से वो अब 23 सितंबर चला गया, जो 5 साल का कार्यकाल समाप्त कर चुके हैं। 5 साल के बाद 2 साल एक्सटेंशन का समाप्त हो गया, उसके बाद के ये और बोनस में चल रहे हैं। ये लोग क्या बात करेंगे, क्या आरोप लगाएंगे हमारे ऊपर में कि हमने जो है सो नहीं दिया है, क्योंकि पूरा का पूरा आप देखेंगे कि जो हमारा कार्यकाल के समय में हमने इस समय के पाबंदी को अगर नहीं लेता तो एक भी निर्माण कार्य पूरा नहीं होता। मैं इस मामले में पर्टिकुलर हूं बहुत। मैंने जब भी बार काउंसिल से इसका मार्गदर्शन मांगा, क्योंकि आपने एक लिस्ट भेजा बार काउंसिल, बार काउंसिल उस लिस्ट में भेजा कि इतने लोग जो हैं सो अनवेरिफाइड लोग हैं। जब अनवेरिफाइड लोग हैं और यही उनका प्लीडिंग्स है कोर्ट में कि जिस कारण से हम बार काउंसिल का चुनाव नहीं करवा पा रहे हैं, तो हमने कहा कि तब इनके बारे में जो अनवेरिफाइड हमारे, और वो बताए थे कि 54% ही वेरिफिकेशन हो चुका है, यानी कि अधिवक्ताओं की सूची व्यवस्थित कराने में विलंब हुआ इसके कारण। तो ये बार काउंसिल की तरफ से नहीं हुआ। जब और अनवेरिफाइड लोगों का नाम भेज दिया तो मैंने उनसे गाइडलाइन मांगा कि आप मुझे गाइडलाइन दें कि हम इनका नाम इसमें डालें या नहीं डालें। और ज्यों ही उनके तरफ से आया लेटर, वो गाइडलाइन तो हमको नहीं दिए, लेकिन अंतिम जब उनका एक लेटर आया कि नहीं आप चुनाव करा दीजिए, तो हमने तुरंत जीबी में बुलाया और जीबी बुला करके नाम जो है सब मांगा। उन लोगों का कमेटी का नाम बार काउंसिल को भेज दिया। बार काउंसिल ने कमेटी तय करके ऑब्जर्वर बना करके डेट अनाउंस करने के लिए दिया, फिर कमेटी ने तय समय के आधार पे कर रहे हैं। अच्छा, एक आरोप और लगते हैं कि कमेटी भंग होने के बाद भी लगातार कई ऐसे काम है जो प्रगति पे है, जो कि ये आचार चुनाव संहिता का उल्लंघन हो रहा है। कोई काम नहीं है, एक काम भी नहीं है। जो लोग लगाते हैं उनको एक बार सामने लेते हैं, ये बोलिए कि हमसे बात करेंगे कहाँ पर करवा रहे हैं। जिनका अलॉटमेंट हो गया, जिनको चेंबर दे दिया गया है, वो सारे लोग अपना चेंबर में काम करवा रहे हैं। क्योंकि एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें चुनाव समिति के जो अध्यक्ष हैं, शायद वो चुनमुन जी नाम है उनका, नहीं, मुनमुन बाबू नाम है, उनसे वो संवाद कर रहे हैं और उनका साफ कहना है कि मेरे पास सारे एविडेंस है, सबूत है कि अभी भी कई जगह काम हो रहा है। इससे क्या है कि वो बहुत ही, वो झूठ बोलने में उसको महारत हासिल है। वो इतना बड़ा झूठा है कि उसके बारे में कह नहीं सकते, और वो उसको कलर देता है। आप तिवारी जी, आपका नंबर हम सेव कर लें अभी, हम दाऊद इब्राहिम के नाम से, और आप भेजिएगा, कुछ पता चलेगा मेरे पास में आ रहा दाऊद इब्राहिम का। इसी तरीके से वो इंटेंशनल इरादतन उन्होंने मुनमुन बाबू, किसी और का नंबर मुनमुन बाबू के नाम से सेव कर लिया और वो उसको दिखला रहा, डिस्प्ले कर रहा है। ये बात उन्होंने चेयरमैन को बोला। जब बार काउंसिल के चेयरमैन हमसे इस बात का सवाल जवाब किए, मैंने उनको बोला कि चेयरमैन साहब, हम आपका नाम पे इस तरीके से कर दें गफलत का काम, तो चेयरमैन ने उनको डांट पिलाई। तब जाकर के ये बात, वो झूठ बोलता है, उसको झूठ बोलने का भी जरा सा, और क्या बताए, हम उसका बैकग्राउंड नहीं बता, उसको बोल करके हम अपने आप को छोटा करना समझते हैं। एक और आरोप आपके ऊपर लग रहा है कि आपने जो बिल्डिंग बनाया है, 4 मंजिला 5 मंजिला जो बिल्डिंग बनाया है, उस बिल्डिंग में जो चेंबर आपने अलॉट किया है, इससे कहीं सस्ता आपके झारखंड हाई कोर्ट में चेंबर अधिवक्ताओं को मिलता है। तो इतने महंगे दर पे यहाँ पे चेंबर अधिवक्ता को दिया गया, ये कुछ अधिवक्ता लोग जो चर्चा कर रहे थे, इस पे आपका क्या कहना है? वो सरासर झूठ बोल रहे हैं, उनको कोई जानकारी नहीं है। धनबाद बार एसोसिएशन तो पहला एसोसिएशन है जो अपने पैसा का, अपने चैम्बर का पैसा से सब को एक बहुत ही सुनियोजित और बढ़िया से ढंग से एक उसको बनाया और खर्च किया। जहाँ तक रहा हाईकोर्ट का चैम्बर का कीमत, उनको मालूम नहीं है। जो बोलने वाला है उनका कई आदमी है, मैं चैम्बर का कागज दिखाऊंगा कि वहां पर 1.5 लाख और 2 लाख में मिला है, झूठ बोलते हैं वो। वहां पर बहुत ज्यादा पैसा, इससे कई गुना ज्यादा लिया गया। कहना था कि जो बिल्डर का रेट शहरी क्षेत्र में है,
उस हिसाब से आपने चैम्बर का रेट तय किया और अधिवक्ता को दिए हैं, जो 3 लाख के ये आसपास ये चला ये जाता है। ये तो आप मेरे यहाँ स्क्वायर फीट के हिसाब से है, और स्क्वायर फीट के हिसाब से उनको दिया गया, क्योंकि मेरे पास कोई आय का दूसरा साधन है ही नहीं। मैंने दिया और उसी से ही ये निर्माण हुआ। सिर्फ चोरी को रोका जिसका दर्द है उनको, और इसी का दर्द है। तब नहीं तो ये LRDC कैंपस में ये मेडिकल क्लेम हम 50,000 के जगह, पता है इन लोग 25,000 रुपया, पहले 10,000 से आया 25,000, 25,000 के बाद आया 50,000, और ये 50,000 भी जिसको देते थे उनका चेक बाउंस कर जाता था, बाद में तोड़ के उनको 25,000 देते थे। जिसमें एक मलय बनर्जी है अधिवक्ता, उनका देहांत हो चुका है, उनकी पत्नी को सिर्फ 25,000 दिया गया, बाकी का रेस्ट 25,000 हम लोगों ने दिया। इस तरीके से, और आज के बाद डिसीज के डिपेंडेंट्स को हम लोग 1 लाख रुपया देते हैं, और अभी तक ये 2 कार्यकाल में 31 लाख रुपया दे चुके हैं। बार जो है मैं हर वीक में यहाँ पर डॉक्टर बैठते हैं। अच्छा। तो इनको पता ही नहीं है कि कौन सा जो है सो मेडिकल और कौन सा क्या है। इनको तो सिर्फ कभी आपस में जो सामने सब आए हैं, ये लोग कौन है? ये लोग आपको पता है, एक के विरुद्ध में 1.5 करोड़ का मामला का घोटाला लंबित है, एक के ऊपर में मॉरल ट्रैप्टिट्यूड का उसको ऑलरेडी जो है सो सजा याफ्ता है, जिसको कि 10,000 रुपया विक्टिम कॉम्पनसेशन देना पड़ा है। ये लोग क्या बात करेगा हमसे? उनको 10,000 रुपया देना पड़ा है विक्टिम कॉम्पनसेशन, 10,000 और उसमें सजा था। एक आदमी है जिसके ऊपर में 1.5 करोड़ का वो क्वास हुआ था ऑनरेबल जस्टिस S चंद्रशेखर के कोर्ट से, जिसके खिलाफ में वही जो दूसरा पक्ष है वो सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट में वो ऑर्डर सेटिसाइड हो गया, सेटिसाइड होकर के हाई कोर्ट में पड़ा हुआ है, और यहाँ कंप्लेंट केस कॉग्निजेंस हो चुका है, यहाँ पर धनबाद में लंबित है। वो हम उसका कहिएगा ऑर्डर का कॉपी आपको दे देंगे हम। एक आरोप और लगता है आपके ऊपर, आपने कभी भी जब बीजी मीटिंग किया है तो इस मीटिंग में कभी आपने रूपरेखा तैयार नहीं किया है अपने हिसाब से और अपने सहयोगी के हिसाब से आपने मीटिंग किया और सिर्फ अपने बातों को रखते हुए मीटिंग को खत्म कर दिया, जबकि मीटिंग में क्या होना चाहिए, किस बातों पर चर्चा होना चाहिए, अधिवक्ताओं के हितों को लेकर इस पर कभी कुछ विचार विमर्श नहीं किया गया है। तो इस आरोप को आप किस तरह पे देखेंगे आप? ये निराधार है, क्योंकि जब भी हुआ, इसके पूर्व में भी जब 21-23 के समय हुआ था, तो उस समय जनरल बॉडी मीटिंग हाईकोर्ट माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार हुआ था, उसके आलोक में हुआ। दूसरी बार में जैसे बार काउंसिल का दिशा निर्देश प्राप्त हुआ, उस दिशा निर्देश के प्राप्त होने के तत्पश्चात हमने जीबी का आयोजन किया और जनरल बॉडी मीटिंग किया, जहां अकाउंट्स भी दिया, सब लोगों को दिया, और किसी को अकाउंट्स देखने का भी फुर्सत नहीं है। और आज सारा चीज हमारा ऑडिटेड, ये ऑलरेडी बैलेंस शीट हमने बार काउंसिल को पिछले कार्यकाल के ही जीबी के समय भेज दिया था। इस बार का भी बार काउंसिल को भेज दिया है और ऑफिस में रखा हुआ है। जीबी हम बिल्कुल समय पर कराए हैं, निर्देशानुसार जैसे भी हुआ बार काउंसिल का निर्देश के आधार पे किया। एक चीज़ और, अधिवक्ता के बीच में चर्चा है कि आपने 4 तल्ला 5 तल्ला बिल्डिंग तो बना दी अधिवक्ता के बैठने के लिए, लेकिन पार्किंग की सुव्यवस्थित व्यवस्था अभी तक नहीं है। अधिवक्ता को अपना वाहन पार्क करना पड़ता है, या तो कोर्ट कैंपस में कई बार उनको वहाँ से हटा दिया जाता है, वो लोग अपमानित भी महसूस करते अपने आप को। तो इस पे क्या कहेंगे आप, पार्किंग की व्यवस्था? हमने बिल्डिंग बना के तो पहले बैठने का व्यवस्था किया और उसके बाद अब पाँव पसारने का व्यवस्था किया। पार्किंग का व्यवस्था तो पहले भी नहीं था, आज भी नहीं है, और जिसके लिए हम लोग लगे हुए हैं, एड़ी चोटी कर देंगे। पार्किंग का हॉस्पिटल के तरफ से हम लोगों का जो किया जाता है, और उस तरफ के लिए बातचीत चल रहा है। जज साहब भी है, जोनल जज से भी बात हुई है, और हम लोग बहुत ही ज़्यादा आशान्वित है कि हम लोगों को पार्किंग का भी व्यवस्था। और ये पार्किंग क्या उन लोगों के समय था? नहीं था, तब भी नहीं था। आज तो हम करने जा रहे हैं। नहीं, उनका कहना था कि जो बिल्डिंग बना है तो नीचे फ्लोर में, ग्राउंड फ्लोर में अगर पार्किंग की व्यवस्था हो जाता है तो कहीं ना कहीं जो वाहन रोड पे खड़े रहते हैं या कोर्ट कैंपस में खड़े रहते हैं तो पार्किंग वाहन बिल्डिंग के नीचे लग जाता है। ये आइडिया उन लोगों ने कभी क्यों नहीं
धनबाद बार एसोसिएशन सबसे पुराना एसोसिएशन में से एक है और सबसे धनी भी माना जाता है। लेकिन देखा जाता है कि दुर्गा पूजा में या होली में जो अधिवक्ता को जो मिलना चाहिए, जो राशि मिलना चाहिए, वो एकदम बहुत ही ना के बराबर मिलता है। जबकि दूसरे एसोसिएशन में देखा जाता है कि अच्छा खासा अमाउंट अधिवक्ता को दिया जाता है। ऐसा क्यों? ये भी एक गलत प्रचार है। इसलिए गलत प्रचार है क्योंकि धनबाद बार एसोसिएशन को जो धनी बोल रहे हैं, धनी नहीं है, क्योंकि नंबर ऑफ एडवोकेट्स यहाँ ज़्यादा हैं। तो सबसे ज़्यादा होने के कारण झारखंड में नंबर 1। ये बिहार के समय में भी पटना सिविल कोर्ट से ज़्यादा संख्या हुआ करता था। तो स्वाभाविक है कि सब्सक्रिप्शन उनका इतने तादाद में आता है। अब इसको हम नगर उटारी से तुलना करें तो जहाँ 25 ठो और 30 ठो वकील हैं, ये जो ज्यादा पैसा मिलने का बात है, ये कहीं भी धनबाद से ज्यादा पैसा नहीं मिलता है। आपको बताया होगा कि चतरा में 5,000 रुपया मिलता है और आप यहाँ पर 2,000 रुपया देते हैं। ये हम 2,000 रुपया देते हैं इन एडिशन टू कि हम हर एफिडेविट का पैसा, जो एफिडेविट का पैसा आता है, वो पैसा उनको डेली का डेली मिल जाता है। और दूसरे बार में क्या करता है, वो एफिडेविट का पूरा पैसा होल्ड कर लेता है। तो नतीजा होता है कि वो देखने में लगता है कि 5,000 दे रहे हैं या फिर उसी अमाउंट को लोग और यहाँ पर हम प्रतिदिन एफिडेविट का फॉर्मेट, अब कल हम नॉमिनेशन करने जाएंगे, मेरा एफिडेविट का फॉर्मेट आएगा। इस एफिडेविट का फॉर्मेट में जो आएगा, ये पूरा का पूरा पैसा जब अगर बार रखना शुरू कर दे तो भाई यहाँ भी देगा। लेकिन यहाँ तो हम रोज का, चूंकि हम जानते हैं वकील है, इनका पास में कोई 6 पे कमीशन नहीं है, रोज कमाओ रोज खाओ वाला हमारा स्थिति है। हम उसी स्थिति वर्ग में आते हैं। तो हम डेली जो अगर एफिडेविट आज कर रहे हैं तो हम दुर्गा पूजा का इंतजार क्यों करें? आप आज का आज ले जाइए। तो प्रतिदिन का देखेंगे तो हम, हमारे आगे पीछे क्या छोड़िए, हमारा दूर दूर तक नहीं है कोई भी बार। जिस 2,000 और 1,000 का बात होता है ना कि हमने बहुत कम दिया रकम, 23-24 में दुर्गा पूजा के समय में जो हमने सम्मान राशि दिया अधिवक्ताओं के बीच, उसका टोटल अमाउंट था 32,21,700 रुपया। 24-25 में दिया होली के समय। तो चूंकि होली के बाद मार्च एंडिंग, इसलिए टोटल अमाउंट 31 मार्च तक का जो आया, बाकी का आएगा 25-26 में, वो है 18,40,500 रुपया। मेडिकल हेल्प 23-24 में 5,89,400। 23-24 में मेडिकल हेल्प जो था 5,89,400। मैरिज में हमने दिया 2,25,000 और मृतक के परिजनों को 14 लाख और 17 लाख, इन 2 कार्यावधि में दिया। कुल 31 लाख रुपया दिया। आप सिर्फ देख लेंगे कितना रुपया, ये बिल्डिंग और ये सब छोड़ दीजिए इसके बाद। और प्रतिदिन जो उनका अधिवक्ताओं को पैसा है मिलना, वो तो मिल ही रहा है उनको प्रतिदिन जो मिलना है, क्योंकि वो हम होल्ड करके नहीं रखते और होल्ड करके रखना भी नहीं चाहिए। दूसरे अधिवक्ता दूसरे बार में अगर हो रहा है तो मेरे ख्याल से वो सही नहीं है, क्योंकि पैसा ज्यादा रख लीजिएगा तो बेईमानी बढ़ेगा और बेईमान लोग के कब्जा से जो है सो बार को मुक्ति दिलाना मेरा सर्वोच्च प्राथमिकता है। क्योंकि आपको याद होगा, आप तिवारी जी धनबाद के ही हैं, धनबाद जानते हैं कि सड़क के किनारे में आप देखे होंगे कि अर्धनिर्मित भवन जो सैनिटरिंग का पटरा लगा हुआ 11 साल से पड़ा रहा, वो कंसारी मंडल जी के समय का है। कंसारी मंडल जी के बाद में 2 बार अध्यक्ष बने गोस्वामी जी, वो तब से जो काम पड़ा बंद रहा। अब हम लोगों ने ये 23-25 के टेन्योर में हम लोगों ने उसको ढलाई ही नहीं करवाया, ऊपर मंजिल भी बनवाया और लोगों को बैठाने का। इसलिए सबसे पहला हमारा ये भी प्राथमिकता होना चाहिए था कि हम पार्किंग अपना
इस शरीर पंच तत्व के शरीर को कहाँ पार्किंग करें, फिर ना गाड़ी पार्किंग करेंगे। अच्छा, अनुभवहीन अधिवक्ताओं के लिए देखा जाए तो आपके पास ऐसी क्या योजना है? देखिए उनको कैसे कैसे उनको इनकरेज किया जाए, कैसे उनको इस मामले पे आया, क्योंकि अगर आए हैं वकालत करने के लिए तो ये तो जान करके ही आए हैं, क्योंकि यहाँ वकालत में कभी कुछ ऐसा चीज है ही नहीं जहाँ पर कोई तनख्वाह मिलता हो, जहाँ पर कुछ ऐसा। तो उनके लिए एक वैकल्पिक व्यवस्था होता है कि भाई कुछ नोटरी बन जाए, कुछ नोटरियन का करें, कुछ मीडिएशन सेंटर में है, कुछ मीडिएटर्स बन जाते हैं, कुछ और भी जो ऑप्शंस है उन सब में जाएं और थोड़ा सीखें कैसे। उनके लिए एक वर्कशॉप हम लोग कराना का भी काम करेंगे, क्योंकि स्थान नहीं था हमारे पास। आप आज पार्किंग का स्थान पूछे हमसे, पार्किंग से तो पहले हमारा पार्किंग कहाँ होगा ये नहीं था मेरे पास। तो हम पहले अपना पार्किंग बनाए कि हम कहाँ बैठेंगे। हम जब तक बैठेंगे नहीं तब तक हम रखेंगे कहाँ से, क्योंकि बैठने के लायक हो जाए फिर हम गाड़ी घोड़ा खरीदेंगे तब ना। तो उन लोगों का भी कैसे आर्थिक मदद किया जा सकता है ज़्यादा से ज़्यादा। कुछ लोग इसमें देखिए, कोई भी योजना हम बहुत साफ साफ बोलते हैं, कोई भी योजना जो किया जाता है वो उनके लिए किया जाता है जो प्रिविलेज्ड पर्सन्स हैं। लेकिन कभी कभी ये देखा जाता है कि ये प्रिविलेज्ड लोग नहीं, संबल लोग भी ले लेते हैं। हम लोग आपको याद बताया करें कि एक अधिवक्ता है, नाम लेके मैं बोलता हूं, अंशु श्रीवास्तव। ये क्या किए थे कि कोविड के समय हमने एक अपील किया था, उस अपील में बहुत लोग मदद दिए थे, इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स एसोसिएशन दिए थे, विधायक जनप्रतिनिधि लोग भी दिए थे, सभी लोग दिए थे। और हमारे वरिष्ठ अभिभावक तुल्य श्री समर श्रीवास्तव भी ने 5,000 रुपया का इसमें अनुदान दिया था। तो उसमें हमारा था कि भाई जिनको कोविड का अगर आ जाता है, हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है, तो उनको जो है सो 5,000 रुपया बाहर से मिलेगा। नतीजा क्या हुआ, ये था किनके लिए, एक प्रिविलेज लोगों के लिए। लेकिन ये सम्मानित अधिवक्ता अंशु श्रीवास्तव ही जो है पॉजिटिव का सर्टिफिकेट दिखा के बाहर से 5,000 रुपया ले लिए। ऐसा हालत है। तो अब क्या कहा जाए, ऐसे एसोसिएशन की तरफ से क्या कार्रवाई हुई थी? नहीं ये कुछ नहीं, जो भी आएंगे पॉजिटिव का देंगे, दिखलाएंगे तो देंगे, चाहे वो करोड़पति रहे चाहे वरिष्ठ रहे। हमारे पास कोई भेदभाव नहीं था, हमारे पास सब एक रूपता था, हमारे पास कोई भेदभाव नहीं। ये उनका ड्यूटी था कि हम लें कि नहीं लें। अच्छा। ये एक नैतिक, अगर नैतिक का पतन हो जाए, अरे वही सब हैं जो लिखते हैं कि डिक्टेटर, रिमूव डिक्टेटर्स, और ये वो लिखते हैं, ये सब टाइप का करते हैं, बचकाना टाइप का चीज करते हैं। तो हमारे पास में कुछ ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारे पास जो आर्थिक, कैसे उनको मदद करें जो जरूरतमंद हैं, इसका प्रयास में हम हमेशा लग रहे हैं और करेंगे। अच्छा, पुनः तीसरी बार अगर फिर से आप धनबाद बार एसोसिएशन का अगर चुनाव जीत कर आते हैं तो सबसे पहले प्राथमिकता क्या होगी आपका बार एसोसिएशन के लिए, अधिवक्ताओं के हित के लिए? बार एसोसिएशन का निरंतर विकास के साथ साथ कुछ ऐसे भटके हुए जो हैं, जो आज मेरे खिलाफ बोले, चाहे उनके खिलाफ बोले, चाहे इधर उधर जो बोलते हैं, उनको कैसे मुख्य धारा में लाया जाए, इसका प्रयास होगा। तो ये थे अमरिंदर सहाय जी, जो लगातार 2 बार धनबाद बार एसोसिएशन का अध्यक्ष रहे हैं और इस बार कमेटी भंग होने के बाद तीसरी बार इन्होंने अभी नामांकन किए नहीं है। हालांकि कल यानी सोमवार को ये नामांकन करेंगे। इन्होंने बार एसोसिएशन के लिए बहुत कुछ काम किए हैं। हर सिक्के का 2 पहलू होता है। कुछ अधिवक्ता के बीच में इनका काफी सारा नाम है कि हाँ इन्होंने अच्छा काम किया है, लेकिन वहीं दूसरे पहलू जो दूसरे अधिवक्ता है वो कई आरोपों से इनको घेरने का काम करते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।